एज अ माँ के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगा ये पोयम भी, और अंदर से एक अब इसके बाद ना हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तेरी जपन माला, तेरी जपन माला, एक गीत सुनाऊं मैं, सुनाऊं मैं, चीह चीह की धारा, चीह चीह की धारा। तो हठ योगा क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे उनका भी इंटरेस्ट जागे, आगे कोई सीखना चाहे। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उत्कर्ष से, जो कि मेरा बेटा 6 महीने की योगा ट्रेनिंग, टीचरी का ट्रेनिंग लेकर आया है, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वहाँ पर क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जो फॉलो करनी पड़ती हैं, वो सभी बातें हम डायरेक्टली आपको उत्कर्ष से ही सुनवाना चाहेंगे। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई जाना भी चाहता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो लेकर आऊँ जो आप सभी के सवालों के साथ में होगी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको। स्वागत है उत्कर्ष का हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे योगा टीचर ट्रेनिंग का। और सबसे पहले हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे वहाँ पर हम जा सकते हैं, ये तो हम बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन क्या क्या आपने सीखा और कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप खुद से बताइए, सवाल करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। तो जैसा कि शायद मैंने बताया होगा पहले भी, बट दर्शकों को बता दें कि सद्गुरु जो हैं, जिनका ईशा फाउंडेशन करके उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया हुआ है, कोयम्बटूर में ये संस्था है। अच्छा। तो कोयम्बटूर में ही ये प्रोग्राम 2012 में सद्गुरु ने लॉन्च किया था, जो कि हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। सद्गुरु का उस समय मोटिवेशन ये था कि जब वो देश और दुनिया घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो योगा टीचर्स हैं ऑलरेडी, यूएस में हैं, जर्मनी में हैं और कई अलग अलग देशों में, वो सब ने इंडिया से योगा सीखा और वो बाहर जाके कुछ और ही योगा के फॉर्म में उसमें बदलाव लाने शुरू कर दिए। कोई डॉग योगा है, कभी कोई बियर योगा है, इस प्रकार से उन्होंने योगा को अपने तरीके से चेंज करके उसे प्रस्तुत करने के लिए, मार्केट करने के लिए करना शुरू कर दिया, मार्केटिंग के रूप में। और धीरे धीरे वो जो कोर एसेंस था योगा का, वो तो पीछे छूट गया और वो कुछ और ही हो गया। वो सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में उन्होंने उसको रखा। तो ये सब देख करके 2012 में सद्गुरु ने क्लासिकल हठ योगा का कोर्स इस प्रकार से चालू किया, और उनका एम है कि वो 10,000 ऐसे योगा टीचर्स को तैयार करें जो कि क्लासिकल हठ योगा को देश और दुनिया में दें, ताकि यही स्टैंडर्ड बना रहे और हमारे देश की जो धरोहर है हमारे जन जन तक पहुंचे। मेन चीज़ इसमें यह है कि जब हम कहते हैं क्लासिकल जो शब्द है, तो कोई चीज़ क्लासिकल कैसे होती है, तो उसका अर्थ है कि पहले तो वो बहुत पुरातन हो, मतलब जो पहले के समय यानी कि 10,000 साल या 20,000 साल जब भी पहले से जो परंपरा उसकी थी वही आज भी इंटैक्ट रहे, उसमें कोई भी छेड़खानी, भेद बदलाव, अपने इच्छा अनुसार उसमें कोई परिवर्तन ना हो। और दूसरा चीज़, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारा टेक्स्ट हो, बहुत सारे लिटरेचर उसके अराउंड हो, ताकि लोग पढ़ सके, जान सके उसका कितना वो उसमें क्या क्या डिटेल सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको रिटर्न भी वहाँ पे कराया गया था? रिटर्न जो हम कहते हैं, तो बेसिकली सद्गुरु के द्वारा सारा जो मटेरियल है वो दिया गया था कि वो क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें। डायरेक्टली कह लीजिए कि लिटरेचर उठा करके देना वो तो सही नहीं था, बट हाँ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ जो हमें योगा टीचर की तरह से जाननी होनी चाहिए, ज़रूरी है, वो उतनी जानकारी तो हमें दी गई। और कई बुक्स भी प्रिंटेड फॉर्म में हमको मिली जिनसे हम लोग ने सीखा। तो ये उनका मेन उद्देश्य था इस प्रोग्राम को करने का। सो इसीलिए
2024 के 19 जुलाई को ये प्रोग्राम शुरू हुआ। गुरु पूर्णिमा के साथ हम लोग का ये प्रोग्राम शुरू होता है और ये फिर कितने दिनों तक चला ये? 15 दिसंबर 2024 को ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ था। लगभग 5.5 महीने का टोटल ये प्रोग्राम रहता है। तो हठ योगा क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे उनका भी इंटरेस्ट जागे, आगे कोई सीखना चाहे तो। जब भी हम लोग योगा की बात करते हैं तो जनरली जो समझ है वो है कि एक सिर पे खड़े होने का है ना, और नॉर्मली यानी कि 2 पाँव पे खड़े होने का, ये योगा का परसेप्शन है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारे ऋषि हुए पतंजलि ऋषि, जिन्होंने योगा के बहुत सारे सूत्रों को एकत्रित करके, वो योगा उससे पहले भी था बट वो भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस होती थी, बट पतंजलि ने उसको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी और तब इसीलिए पतंजलि को पतंजलि योग सूत्र के नाम से जाना गया। तो पतंजलि ऋषि ने सीधे सीधे योग का अर्थ दिया है चित्त वृत्ति निरोधक। चित्त वृत्ति निरोधक अर्थ यानी कि सीजेशन ऑफ माइंड, मतलब जब आपका जो मन है वो शांत हो जाए, बिल्कुल उसमें से कोई भी विचारधारा आपको ना बैठे, उसके जो कंपल्शंस है, यानी कि जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा दिमाग चलता रहता है पीछे न पीछे, कुछ भी हम कर रहे हैं तब दिमाग चलता रहता है। तो योगा सिर्फ इस बात को इस्टेब्लिश करने का है कि हमारा दिमाग, हमारा चित्त जो है वो शांत हो जाए, इसकी जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाए। ये योग का पहला अर्थ है। तब आप योग में हैं, यानी कि आप ना भूत में हैं ना वर्तमान में हैं, भूत में ना भविष्य में हैं, आप केवल वर्तमान में जो हो रहा है उसको वैसा का वैसा देख रहे हैं। जनरली जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो हमेशा हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको खींचने की, रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको वैसा, वो बिल्कुल जैसा है वैसा नहीं देख रहे होते हैं, हम उसको मिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये उससे कंपैरिजन में कैसा है या उसके कंपैरिजन में क्या है, और फिर उसी से कल्पनाएं भी जन्म ले रही होती हैं। तो योग का अर्थ यही है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल साक्षात रूप में देखें, जैसा है वैसा, बिना कोई विचार के, भेद के बिना। अब इसको प्राप्त करने के लिए, एज अ एक्सपीरियंस करने के लिए कई मार्ग हैं। उसमें से एक मार्ग हठ योगा का मार्ग है। जो शब्द है हठ, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जब इंडिया में बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि एडमेंट, यानी कि जिद्दी। हठ योग यानी कि जिद्दी, यानी कि आप जिद कर रहे हो अपने ही बॉडी के साथ और अपने ही माइंड के साथ। जैसे हमारा बच्चा छोटा रहता है तो बोलते बहुत हठी है, बहुत जिद्दी है। करेक्ट, हठी है, वो जिद्दी है, बिल्कुल। तो आप जिद करके अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन कर रहे हो, इस तरह से ट्रेन कर रहे हो कि वो आपका बात सुने, ना कि किसी और का बात सुने, या अपना कंपल्शन करे। अब जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, आप अभी 5 मिनट के लिए बैठे हो, इसलिए बैठे हो क्योंकि आपने अपने शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रखा है। यानी कि आपने खाना खाया हुआ है, आपने पानी पिया हुआ है, आपको टॉयलेट नहीं आ रही, लेकिन कुछ जैसे ही ये समय बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आपका शरीर आपको कभी इधर हटने को, कभी उधर हटने को बोलेगा, कभी इधर खुजली होएगी, फिर कभी प्यास लगेगी, फिर थोड़ा भूख लगेगी। तो ये सब शरीर के कंपल्शंस हैं, है ना, जो कि आपको अपना जो कार्य है कर रहे हैं उससे हटाएगा, और आपको दूसरे अपने जब तक पूरे ना हो जाए उसकी बात नहीं सुनेगा। इसी तरह से मन भी है। मन कहीं अगर लग गया तो आपका जो भी दूसरा संसार में हो रहा है वो आपका, उससे दिमाग हट जाता है। सो हठ योगा इस बात पे है कि आपका शरीर कुछ भी कह रहा हो, आपका मन कुछ भी कह रहा हो, लेकिन फिर भी आप चीज़ें कर रहे हो जो करने के योग्य में है, वो हठ योगा का अर्थ है। दूसरे योगिक जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से ह और त, जो शब्द है, ह का अर्थ होता है सूर्य और त का अर्थ होता है चंद्रमा से। तो सूर्य और चंद्र जो है वो, सूर्य चंद्र इनकी बात नहीं है, जो ग्रह हैं, ये सूर्य और चंद्र शरीर के रूप में जाने जाते हैं। शरीर में 2 नाड़ियाँ, 3 नाड़ियाँ हैं बेसिकली, और उनमें से 2 मुख्यतः जो बोली गई है, पिंगला और इडा। इनमें एक सूर्य नाड़ी बोला गया, चंद्र नाड़ी बोला गया। तो बेसिकली बैलेंस लाने के लिए इन दोनों के बीच में सूर्य और चंद्र का बैलेंस हो जाए बॉडी के अंदर, जब ये बैलेंस हो, हाँ, प्राणायाम भी सब पार्ट है योगा के अंदर का इसी का। तो ह और त, सूर्य और चंद्र जब बैलेंस हो जाएंगे शरीर के अंदर, तो नेचुरली जो शरीर होगा वो शांति से बैठेगा, और शांति से आप कोई भी चीज़ सोच विचार कर पाएंगे,
यहाँ तक कि कोई अच्छा लक्ष्य आप अपने लिए समझ पाएंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा, और साथ ही साथ आप दूसरों के ऊपर भी वो इम्पैक्ट ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं किसी और को बदलने के लिए। तो हठ योगा का ये अर्थ होता है। दूसरा सवाल है कि वहाँ की दिनचर्या कैसी थी, और दिनचर्या से महत्वपूर्ण सवाल है कि अपने आप को कैसे वहाँ पर ढालें उन सब चीज़ों को अपनाने के लिए। सबसे पहले तो दिनचर्या बताते हैं कि कैसे रहती थी। तो हम लोग आश्रम से थोड़ा दूर पे रहते थे। आश्रम जो स्टार्टिंग है वो सुबह 5:30 बजे हम लोग को गुरु पूजा के लिए जाना होता था। गुरु पूजा 5:30 बजे शुरू हो जानी थी। उससे पहले 5 बजे हमें बस आती थी जो हमें हमारे स्टे एरिया से लेकर के जाती थी। तो लगभग हमें 4 बजे तक उठ जाते थे ताकि हम फ्रेशन अप हो सके और रेडी हो सके वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 4 बजे हमारा दिनचर्या एक्चुअली शुरू होता था। तो सुबह 5:30 बजे जब गुरु पूजा हो जाती थी तो उसके बाद से हम लोग का आसना और योगासना और अदर जो प्रैक्टिसेस हैं, सूर्य क्रिया है, सूर्य शक्ति है, उपयोगा, अंग मर्दना, इस प्रकार से जो 4 मेन प्रैक्टिसेस है वो शुरू होती थी। और ये लगभग 9:30 तक चलती थी। 9:30 बजे फिर हम लोग का एक छोटा सा ब्रेक होता था और हम लोग को खाने का ब्रंच का होता था। ब्रंच मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मिला करके ब्रंच बोलते हैं। अच्छा। तो ब्रंच हमारा होता था 10:30 से 11:30, 10 से 11, 11:30 के बीच का। और ये हमें पहला मील मिलता था पूरे दिन भर में। उसके बाद फिर 11:30 से लेकर के लगभग 1-1:30 बजे तक हम लोग का लर्निंग सेशन होता था। इसमें मेनली हम लोग को पढ़ाया जाता था मेडिकल साइंस के रिगार्डिंग में, और पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग में, और हमारा आयुर्वेद के रिगार्डिंग में, और हमारा कहते हैं कि योगिक और जो फिलॉसफीज़ हैं, और सदगुरु के वीडियोस भी बहुत सारे रहते थे जिसमें सदगुरु चीज़ें बता रहे होते थे, है ना, कि कैसे प्रैक्टिसेस करें, क्या करें क्या ना करें, इन सब के बारे में चीज़ें बताई जाती थी। फिर 1:30 बजे हम लोग को जूस मिलता था, कोई भी छोटा जूस, क्योंकि हठ योगा अगर आप 2-4 घंटे लगभग कर रहे हैं तो आपको गैप होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक कंडीशन होना चाहिए, मतलब आपका पेट खाली होना चाहिए लगभग 4 घंटे तक का। क्योंकि हम लोग ने भोजन किया होता है लगभग 11:30 तक, तो हम लोग को नेक्स्ट जो सेशन होता है वो 4:30 बजे होता है। तो इसलिए बीच में हम लोग को जूस मिलता था। ये जूस के बाद हम लोग का एक छोटा ब्रेक रहता था, मतलब हम लोग और रेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपना टेंपल जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, या फिर रूम पे भी जा सकते थे उस टाइम पे इनिशियली, और नहीं तो फिर हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं उस वहीं पे। और उसके बाद 4 बजे से लेकर के हमारा 6:30 बजे तक फिर दूसरा प्रैक्टिस सेशन होता था। सेम प्रैक्टिसेस जो हमने मॉर्निंग में की होती थी उसी का ही हम लोग प्रैक्टिस वापस से शाम में किया करते थे। 6:30 बजे के बाद फिर लगभग 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे हम लोग का फिर से डिनर होता था। ये हमारा दूसरा दिन का मील होता था। और डिनर के पश्चात हम लोग का 8:30 बजे से लेकर के 9:30 कभी 10 तक हम लोग का दूसरा सेशन चलता था, जो कि अगेन एक लर्निंग सेशन होता था। इसमें चांट्स हैं कई सारे, निर्वाण शतकम के, अस्तोमा सदगमा के, इन सब के पहले लेक्चर्स और सिंगिंग और इन सब की प्रैक्टिसेस भी कराई जाती थी। तो ये सब होता था। फिर 10 बजे लगभग तक हम लोग वापस अपने रूम पे आ जाते थे, और वापस कई वही सोना आधे घंटे तक, 10:30 तक हम लोग फिर सो जाते। अच्छा, वहाँ का ये प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है कि योगा के साथ साथ में आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी या फिर मेडिकल साइंस के बारे में भी जानकारी दी जा रही थी साथ साथ में। क्योंकि हो सकता है आगे कोई हेल्थ इश्यूज भी आए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, आपके बॉडी से ऐसा इतना वर्क कराया जाता है कि वो अडॉप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्या हुआ था ऐसा? हाँ बिल्कुल। तो आयुर्वेद का नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट था आई थिंक पूरी ट्रेनिंग में, क्योंकि आयुर्वेद का जो चीज़ें हम लोग को समझाई जाती वो भोजन के विषय में बहुत सारा कुछ समझाया जा रहा था कि किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है इस सब के बारे में, भोजन खाने के पश्चात कैसा आपका चीज़ें होनी चाहिए, और भोजन करने के पश्चात कैसा वो भोजन आपको शरीर में सूट कर रहा है कि नहीं, इस बात का बहुत सारा नॉलेज देना। साथ ही साथ जो मेडिकल साइंस का पार्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ट्रेन किया जा रहा था एज अ टीचर बनने के लिए कल को। और साथ ही साथ हमारे पास हम कोई भी रेजुविनेशन सेंटर है जहाँ पे हेल्थ, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को
ओबेसिटी है, किसी को हार्ट डिजीजेस है, इन सबको कैसे योगा से क्योर किया जा सकता है, हाँ। ये बात का जानकारी भी साथ ही साथ दिया जा रहा था। और वहाँ पे भी जितने डॉक्टर्स थे वो सब हठ योगा टीचर्स रह चुके हैं, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस भी था और उनको मालूम भी था वो कैसे क्योंकि जो ईशा फाउंडेशन है उसके खुद के अंदर हॉस्पिटल है जो कि ऐसे केसेस जैसे मेंटल केसेस हैं, हाँ। छोटे बच्चों के ADHD प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रकार के लोग सदगुरु के पास छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सदगुरु किसी तरह से उनको ठीक कर देंगे। बट सदगुरु के अंदर में भी ये जो हॉस्पिटल है वो इस तरह से यही योगा प्रोग्राम्स के थ्रू उनको क्योर करते हैं। तो अल्टीमेटली आइडिया यही था क्योंकि हम लोग को ऑप्शन भी रहता है कि हम लोग जाकर के उस मेडिकल हॉस्पिटल में एज अ योगा टीचर बन के ऑफर कर सकते हैं। सो इसलिए ये मेडिकल साइंस का नॉलेज भी हम लोग को बहुत डिटेल में हर जॉइंट्स के बारे में, हर मसल, नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में बड़ा डिटेल में दिया गया ताकि कल को कोई अगर पेशेंट के रूप में हमारे पास योगा को एज अ अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या सबसे अच्छा योगासना या फिर जो प्रैक्टिसेस हैं कौन सी दी जाए ताकि उसको जल्द से जल्द वो आराम मिल सके। रही बात मेरे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, बिल्कुल ट्रेनिंग का जो इनिशियल फेज़ था वो तो काफ़ी इंथुजियाज़म का फेज़ होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आप चाह रहे होते हैं सब कुछ करना। बट धीरे धीरे जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लग गई तो इंटेंसिटी बढ़ने पे शरीर कहीं ना कहीं जवाब देने लगता है क्योंकि आप अचानक से एक अलग रूटीन में थे और अचानक से आप दिन भर के 8 घंटे की प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो वो शरीर के लिए इनिशियली ठीक था, फिर वो दूसरा और तीसरा महीना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने लगा क्योंकि शरीर में हर जगह मतलब कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं था जहाँ पे दर्द नहीं होता था। ऐसा लगता था कि बाप रे मतलब कहाँ फंस गए, क्यों मैं इसको लिया। बट फिर वहाँ की टीम्स जो थी, डॉक्टर्स की टीम्स थी और वो सब वो कॉन्स्टेंटली आपसे टच में रहती हैं और वो आपको बताती रहती हैं कि ये करिए वो करिए। सो धीरे धीरे जब ये सब जो पेन हो रहे थे, यही आई थिंक हठ योगा का मेन कोर था कि भले ही दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो, हर रोज़ वो कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो। सो मुझे याद है कि मेरा जो लेफ़्ट साइड है उसमें जितने जॉइंट्स थे वो सारे ही दर्द हो रहे थे और मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मुझे शायद पैरालिसिस अटैक आ रहा है क्योंकि लेफ़्ट ये वाला हिस्सा, नी का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा, शोल्डर का हिस्सा सभी दर्द हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगने लगा था, तो मैं उस टाइम पे डॉक्टर के पास भागते हुए गया था, फिर उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया और डॉक्टर्स के पास गया एंड अल्टीमेटली इट केम डाउन कि जो मेरे अंदर सी आप शरीर को इस लेवल पे ट्रेन कर रहे हो और शरीर जब इस लेवल पे है तो उसको हर एक छोटा न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम एंड विटामिन डी जो डॉक्टर ने मेरे को फाइनली रिकमेंड किया था और उसको खाने के बाद फिर मेरा कोई भी दर्द नहीं रहा। तो विटामिन की कमी थी मेरे अंदर, तो वो चीज़ जब आप नॉर्मली लाइफ में रन कर रहे हो तो उतनी पता नहीं चलेगी क्योंकि उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है शरीर से। बट शरीर की जब डिमांड्स आप इतनी बढ़ा रहे थे तो हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सब आपको फुल मात्रा में अगर नहीं है तो वो उभर के आएंगे बाहर। आई थिंक जब वो चीज़ फिक्स कर दी थी मैंने, उसके बाद फिर ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत आसान हो गई, काफ़ी इंथुजियाज़म के साथ मैं जाता था और प्रैक्टिसेस करता भी था और या उसके बाद तो फिर शायद आई थिंक फिर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, अब ये भी बता दो कि कौन सी प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे ओरल तो बता ही दिया है, कुछ पोस्चर भी आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी मेन है? सो बेसिकली जो कोर प्रैक्टिसेस आती हैं इसमें जो ट्रेनिंग में सिखाई गई थी वो सबसे पहली है उपयोगा। सो उपयोगा जो प्रैक्टिस है वो इज़ अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस और वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आप फिज़िकली फिट रहें, मतलब उस लेवल पे रहें कि आप स्थिर हैं, शरीर आपके लिए कोई कष्टदायी वो नहीं है। तो उपयोगा का सारा फोकस, उप जो शब्द है यानी कि प्री, मतलब उप मतलब क्या बोला, उप जो बोलते हैं छोटा हिस्सा, उप का अर्थ है और वो इसलिए कि योगा करने से पहले आप कर रहे हो, इसलिए शरीर तैयार हो रहा है। शरीर को आप तैयार कर रहे हो कि आपके पता चला आप को शायद बैक पेन है, ये पेन है या हाथ के जॉइंट्स है, तो वो अगर वो पेन ही कर रहे हैं और वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ना आप, क्योंकि आप एक हायर ऊर्जा के स्तर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो।
तो अब हायर बुद्धि की चेष्टा कर रहे हो, अटेंशन लेवल बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हो, तो उसके लिए शरीर पहले एक बैलेंस स्टेट में होना चाहिए, तो उपयोगा उसके लिए था। तो ये सिंपल था, लेकिन सिंपल था और फिर भी बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर आता है हमारा सूर्य क्रिया एंड सूर्य शक्ति। सूर्य क्रिया एंड सूर्य शक्ति आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही पुरातन इसका इतिहास रहा है ना। हर चाहे रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह इसका जिक्र कहीं ना कहीं आया ही हुआ है। सूर्य क्रिया और सूर्य शक्ति जो है वो नाम भले हमें लग रहे हैं, लेकिन ये सब जो है, आपने सूर्य नमस्कार भी सुना होगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, ये तीनों ही एक ही भाई बहन टाइप के प्रैक्टिसेस हैं। इनको देखने में आपको सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस है। अच्छा। सूर्य क्रिया जो है वो मेन प्रैक्टिस है। अब सूर्य क्रिया, लेकिन क्योंकि बहुत ही निगरानी में करने वाली प्रैक्टिस है, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस ऐसी है कि जिसको बहुत ही मार्गदर्शन से परफेक्ट किया गया हो। लेकिन जब हम कोई प्रैक्टिस ऐसी होती है जिसको बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे हम बार बार चेक नहीं कर सकते कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे बांटनी होती है, तो इसी को रिड्यूस किया गया सूर्य नमस्कार के रूप में। अच्छा। इसका मतलब उसमें से जो शक्ति एनर्जी का प्रोसेस था उसको हटा दिया गया और उतना ही रखा गया जिसमें कि लोगों को फायदा भी हो और कोई खतरा भी ना हो। सी, कोई चीज़ जो आपके शरीर को और बुद्धि को बहुत गंभीर नहीं, गहरे रूप से रूपांतरित कर सकती है, वो आपको अगर गलत करें तो वो आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी दे सकती है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार ऐसा डिजाइन किया गया कि जिससे कि साइड इफेक्ट्स नहीं हो कोई भी। वो आप फिर गलत भी करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन साइड इफेक्ट भी नहीं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सभी को आदेश देते हैं कि सूर्य नमस्कार करें। नहीं, ऐसा नहीं, ऋषि मुनि नहीं कहते हैं, ये पतंजलि जैसे जो लोग हैं जो मास ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो टीवी पे दिखा रहे हैं। हाँ। टीवी पे दिखाने का मतलब कोई भी जैसा भी उसको उल्टा सीधा बना वो कर रहा है। ऐसी जगह जब भेज रहे हैं तब आपको उसको सिंपल फॉर्म में ही भेजना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको हठ योगा के रूप में कर रहे हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग के रूप, तब आप क्रिया करेंगे। क्रिया, क्योंकि एक ही साइकिल में वो पूरा शरीर बदल सकती है। उसके बाद सूर्य शक्ति आती है। सूर्य शक्ति, सूर्य क्रिया एनर्जी का प्रोसेस है, मतलब ये आपका धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप सूर्य क्रिया आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाती रहती है। और सूर्य शक्ति इज बेसिकली टोटली फिजिकल एक्सरसाइज जो आपकी फिजिकल लेवल पे बॉडी को फिट रखती है। इतनी फिट रखती है कि आप बैठना फिर धीरे धीरे शायद पसंद नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे उछल कूद, मतलब उछल कूद आपका इंथुजियाज्म लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप कुछ भी एक्टिविटी, लेथार्जी कह लीजिए, आलस्य कह लीजिए, देर तक सोना, ये सब चीज़ें आपसे बहुत दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपके अंदर अग्नि, क्योंकि सूर्य मीन्स सन होता है और शक्ति मीन्स एनर्जी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो केंद्र है, यानी कि अगर आप देखिए तो पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। तो आप डायरेक्टली उसका प्रोसेस कर रहे हैं और उसके थ्रू एनर्जी को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सूर्य क्रिया और सूर्य शक्ति का रिजल्ट होता था। तो सूर्य क्रिया और सूर्य शक्ति करने के बाद पूरा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाता है, पूरे तरीके से लिखना बहुत सारी, मतलब अनगिनत इसके बेनिफिट है। मतलब जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं शरीर के सारे हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से फिर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। इनके बाद जब आप हायर एनर्जी पे पहुंच गए, इसके बाद फिर होता है योगासना। सो आसना जो शब्द है, आसना मीन्स पॉस्चर, मतलब कोई भी आप पॉस्चर लेते हैं, यानी कि आप जैसे भी बैठे हो वो भी एक, आप ऐसे बैठे हो ये भी एक पॉस्चर, ये भी एक आसन है, मैं ऐसा बैठा हूँ ये भी एक आसन है। लेकिन इनमें से जो 1000 भिन्न प्रकार के आसन व्यक्ति बैठ सकता है उसमें से केवल 84 ऐसे आसनों का इंगित किया गया है जिनको योग आसन बोलते हैं। योग आसन इसलिए क्योंकि ये आपको एक हायर एनर्जी पे ले जाने की कोशिश है। जैसे सिंपल सा समझते हैं इसको कि आप कोई दुखी है बहुत ज़्यादा, तो आप एक अलग तरीके का आसन धारण करते हैं, आप कुछ अलग तरीके से बैठेंगे, आपके कंधे झुके होंगे, सर झुका होगा, माथा झुका होगा, है ना, उस प्रकार का आपका एक आसन होता है। जब आप बहुत खुश होते हो तो आपका फिर आसन एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। तो आप बहुत सीधे रहते हो, ऊपर देखते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, है ना। और जब आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि शांत हो जाते हैं एकदम, तो आपका एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का आसन होता है। सो आइडिया यही है कि
जब मन की स्थिति आपके आसन को रूपांतरित कर सकती है, उसी प्रकार से आसन आपके मन की स्थिति को रूपांतरित कर सकता है। तो अगर आप थोड़ी ही देर के लिए एक ऐसे आसन में बैठें तो आपके मन में चलने वाली गतिविधियां बदली जा सकती हैं। ये इसका कोर बेस है, ये इसके ऊपर इस पे बिल्ड किया हुआ फिलॉसफी सारे हैं। तो इनमें से 84 आसन ऐसे डिजाइन किए गए हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सबको 84 आसन करने का जरूरत है। इसी में कॉन्सेप्ट आता है, अगर एक भी आसन आपने ढंग से ऐसा परफेक्टली किया तो भी आप वही चीज प्राप्त कर पाओगे, है ना। और इस एक आसन को सिद्ध करने का अर्थ होता है आसन सिद्धि, यानी कि एक योगी पूरे जीवन काल में सिर्फ एक आसन में ठीक तरह से बैठने का कोशिश करते 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 वो आसन सिद्धि को प्राप्त करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक आसन को 2.5 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट तक में बैठ सकता है उसमें, तो वो व्यक्ति उसके लिए आसन सिद्धि आ जाती है। हालांकि ये सब एक बहुत लंबे समय अंतराल के प्रैक्टिसेस के बाद ये सब शुरू होता है, बट योग आसन का जो कोर फिलॉसफी है वो यही है। बहुत अच्छा लगा कि इतने डिटेल में सारी जानकारी दर्शकों को दिया, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है, वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछेंगे अपने दर्शकों के लिए। एक इंस्टाग्राम पे फोटोज वायरल हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा भावुक होकर रो रहे हो, तो उसका क्या रीज़न है? सो आई थिंक वो जो फोटो है वो उस दिन की है जिस दिन आई थिंक आखिरी दिन था हम लोग का, और क्लोजिंग सेरेमनी के बाद आई थिंक 7 महीनों के बाद सदगुरु पहली बार हम लोग को लेके इंडिया आए थे वापस। और वो आते तो देर में आते, मतलब शायद उनका प्लान था 22-21 दिसंबर तक आने का, बट वो हम लोग से मिलने के लिए जल्दी आए। 15 तारीख को आए, 14 तारीख को आ गए थे तो 15 तारीख को आए। तो जब सदगुरु आए तो ऑब्वियसली सदगुरु को इतने समय से आप सुन रहे थे, देख रहे थे, और टीवी पे देखा था, फ़ोन पे देखा था, बट आप पहली बार एक तो मिल रहे होते तो ऑटोमेटिकली एक भाव उनके लिए था। लेकिन उससे ज़्यादा पहले जो मैं देख करके रो रहा था कि वहाँ पे एक स्वामी थे। वो स्वामी ऑब्वियसली कोई यूएस के स्वामी थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वहाँ पे संन्यास लिया रहता। और वो जितना शायद आई थिंक वो 12-15 साल से वहाँ पे हैं, और वो जितना हम लोग जितना भाव लेकर के सदगुरु को देख रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा वो भाव लेकर के देख रहे थे। और जब तक सदगुरु थे वहाँ पे तब तक वो भी रो रहे थे। तो मेरे को उनको देख करके जो मतलब भाव आया कि बताओ। एंड वहाँ पे एक प्रोसेस भी ऐसा था जिसमें सदगुरु पानी लेकर के फूल पे छिड़क रहे थे और दे रहे थे हम लोग को वो फूल। सो वो उनका स्वामी का काम था कि वो ट्रे में वो लोटा रखे हुए थे और वो उनको दे रहे थे, और पूरे टाइम वो उनको देखते थे और फिर उनके आँख से आंसू निकलते थे और फिर वो नीचे हो जाते थे और फिर देते थे। तो वो इतना सुंदर था। वो उस समय आई थिंक सभी भावुक थे वो फोटो में जब आप खींच रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। उसी को इंगित करते हुए मैंने वहाँ पे एक कविता भी लिखी थी, जो कविता इसी बात को कहीं ना कहीं पिरोने की बात थी। तो सुनाओ थोड़ा सा उसको। अच्छा, सो ठीक है, कविता सुनाते हैं फिर आपको। कविता का मेटाफोर अलग लेवल पे लिखा गया है। तो कविता एक्चुअली लिखी गई है एक चिड़िया के बारे में। इस पोएम का नाम है बर्ड इन द आलयम, यानी कि चिड़िया जो आलयम है। आलयम होता है स्थान। तो वहाँ पे एक हॉल है आश्रम, जो आदि योगी आलयम के नाम से जाना जाता है। तो आलयम का अर्थ होता है स्थान जहाँ पे रहते हैं। आदि योगी इसलिए क्योंकि वहाँ पे सदगुरु ने एक शिवलिंग का स्थापना की है जिसका आदि योगी बोला है। और वो शिवलिंग के पास में ही एक चिड़िया रहती है, और वो चिड़िया हमेशा आती है, और जब गुरु पूजा हो जाती है तो वहाँ पे जो अक्षत जिसका इस्तेमाल हुआ होता है वो अक्षत वो खाती है। तो उसी दृश्य को लिखा है मैंने इसी के रूप में। तो लाइन ऐसी आती है, हो मैत खाई है तेरे नाम का दाना, तेरे नाम का दाना। उड़ उड़ पाऊँ मैं तेरा ही मैं खाना।
तेरा ही मैं खाना। हो मेरे मन आंगन में योगी राज तुम्हारा, राज तुम्हारा। एक पग निहारूं मैं तेरी जपन माला, तेरी जपन माला। एक गीत सुनाऊं मैं चीह चीह की धारा, चीह चीह की धारा। एक आशियाँ बनाया है तेरे शीश पे धाई, शीश पे धाई। अब निकला तो यहीं प्राण पियाई, प्राण पियाई। हो मैं ते खाई है तेरे नाम का दाना, तेरे नाम का दाना। उड़ उड़ पाऊँ मैं तेरा ही मैं खाना, तेरा ही मैं खाना। बहुत अच्छा लगा। सो इस कविता के ज़रिए मैंने उन लोगों के लिए जो वहाँ पे ब्रह्मचारी हो गए, स्वामी हो गए, है ना, वो उन लोगों को कहीं ना कहीं इंगित करते हुए लिखा है कि मैं ते खाई है तेरे नाम का दाना। तो तेरे नाम दाना का यहाँ पे अर्थ है कि वो नॉलेज, जो ज्ञान उन्होंने मिला है, वो उनके नाम का नॉलेज जो उन्होंने खाया है वो कहीं ना कहीं है। और जब वो उससे पहले की जब जर्नी है कि कई सारे जो वॉलंटियर्स थे वो वहाँ आते हैं और जब वहाँ रहते हैं उसके बाद फिर बाहर जाते हैं, तो फिर उनका मन वापस से वहीं आने का करता है। तो इसीलिए उड़ मतलब वो उड़ते हैं और वो जाते हैं और फिर पाऊँ मैं तेरा ही मैं खाना। मैं खाने का अर्थ है होता है कि इंटॉक्सिकेशन, यहाँ पे जहाँ नशा होता है। और आई थिंक वहाँ पे एक नशा है जिसको पा करके वहाँ पे जो वहाँ का हुआ वो वहीं का हो जाता है। तो वही इंगित करने की कि जिस प्रकार से स्वामी लोग बाहर पहले रहते हैं और फिर आते हैं, फिर लेकिन उनका मन नहीं लगता, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो उड़ उड़ पाऊँ तेरा ही मैं खाना, मेरे मन आंगन में योगी राज तुम्हारा। तो यहाँ पे योगी राज तुम्हारा एक तरफ से वो आदि योगी के लिए भी है, लेकिन एक सदगुरु के लिए भी है कि मेरे जो मन आंगन है उसमें सदगुरु के लिए जो प्रेम है वो वहाँ पे हमेशा वो रहते हैं। और एक पग निहारूं मतलब कि आप देखिए कि जिस प्रकार से हम लोग जो पार्टिसिपेंट लोग थे वो भी सदगुरु से जितना मिले वो भी बहुत छोटे अंतराल के लिए है, और ज़्यादातर टाइम जो सदगुरु की फ़ोटो है और सदगुरु का जो भी स्पेस है जो उनके वहीं पे हम लोग बिताते हैं। और ये सेम चीज़ ऐसी नहीं कि स्वामी लोग जो हैं ब्रह्मचारी हो गए तो उनके लिए सदगुरु 24 घंटे अवेलेबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो वो भी उनके लिए वो भी छोटा सा समय ही है। तो एक पग निहारो इस बात का वो इंगित है कि वो सारे टाइम एक आस लिए हुए उनसे मिलने की वो भी खड़े रहते हैं। और एक पग निहारो तेरी जपन और माला, जपन यहाँ पे गुरु पूजा को चिड़िया के रूप में दर्शाने की कोशिश है। और स्वामी लोग के लिए ये कि उनका जो भी आलम है, जो जगह है, उनके लिए वो एक आस में बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो दर्शाने का एक तरीका है। और एक गीत सुनाओ, अब जो पूरा ईशा फाउंडेशन का जो काम चल रहा है वो इस बेसिस पे है कि वहाँ पे सारे वॉलेंटियर के रूप में काम करते हैं, जितने स्वामी हैं, जितने ब्रह्मचारी, वो भी सब एज अ अपना सर्विस दे रहे हैं।
तो लेकिन वो कितना भी दे वो बहुत छोटा है, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना अपना सब कुछ दे रहे। तो वही कहीं ना कहीं लिखने का तरीका है कि एक गीत सुनाऊं मैं, चीह चीह की दारा, कि बेचारी बेड़िया चिड़िया कितना ही बोल लेगी और कितना गीत सुना लेगी, तो वो चीह चीह कर रही है, वही उसका गीत है, वही उसका संगीत है। उसी प्रकार से स्वामी हैं, टीचर्स हैं, वो अपना जो मैक्सिमम दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और उसी से वो सेवा कर रहे हैं, और वो सदगुरु को सुना रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदगुरु ये चाहते हैं करना। और एक आशिया बनाया है, तो बेसिकली जितने भी ये हैं, उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके वो वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, और उन्होंने एक आशिया बनाया है, तेरे शीश पे धाई। शीश पे धाई मतलब एक्चुअली में जो चिड़िया है वो ऊपर ही रहती है आदियोगी के, बट एट द सेम टाइम जो वॉलेंटियर्स हैं जो हैं वो भी वहीं रह रहे हैं। वो पूरे ड्यूरेशन में जब तक हमारी ट्रेनिंग चल रही है तब वो भी वहीं रह रहे हैं और एज अ सेवा दे रहे हैं, और उन्होंने वो अपना वो घर बना लिया है। वही वो हमारे साथ ही उनका घर है, जब तक हम हैं वो घर उनका है। तो वही वो कहने का तरीका है। और अंतिम लाइन है कि अब निकले तो प्राण पिया यहीं पे। तो उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि जब अब जो साथ है वो यहीं पे हमारा इस तरह से इतने मधुर रूप में हो, तो यही पूर्ण हो जाए, यही उनकी अंतिम इच्छा है। बहुत अच्छा लगा कि रिटर्न मतलब कविता भी लिखते हो, और किताब तो मैंने सुना ही था और कविता भी, और एज अ माँ के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगा ये पोयम भी, और अंदर से एक अब इसके बाद हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें, लेकिन हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इस योगा ट्रेनिंग को कैसे आप जन जन तक कुछ पहुंचाने का आपने कुछ एम है, सोचा है कि बस अपने लिए सीखा है, क्या है, कुछ थोड़ा सा सजेस्ट करें। बिल्कुल, जो योगा जिस तरह से जितना मुझे रूपांतरित किया है, आई थिंक वो चीज़ मैं सभी को देना चाहूँगा, और सभी तक वो पहुँच सके इस बात का मैं सुनिश्चित करने के लिए करूँगा। इसी के लिए आई थिंक अभी योगा के लिए आप सभी दर्शकों के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम रखा है। अच्छा। ये जो शांति आई थिंक जो सब लोग, जिसका बेसिक कोर है कि सब लोग शांत होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा घर परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उससे मन जो खींच जाता है, उससे हटने के लिए एक योगा फॉर पीस का प्रोग्राम है। वो जो भी दर्शक चाहते हैं वो करना, वो कर सकते हैं, वो ऑनलाइन होगा। दूसरा, भोजन के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियाँ जो हम लोग से मिली उनको भी कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि भोजन ही से शरीर बना है। और जैसे एक हमारे कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसे होए मन। बिल्कुल। तो उस चीज पर भी थोड़ा उस चीज़ के लिए भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि आने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वो कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे आयाम में अपने पर्सनल कहूँ तो ज्योतिष को लेकर के भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ पिछले 2-2.5 सालों से। तो अभी रिसेंट में एक हिंदी का, पर्टिकुलरली हिंदी को लेकर के, हिंदी में पढ़ाने के लिए एक ज्योतिष का बैच मैं चालू कर रहा हूँ। अच्छा, नया बैच चालू कर रहा है, तो वो भी शुरू होने वाला है। उसके लिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं कि क्या है, जीवन के परे देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ज्योतिष का कोर्स रहेगा। और डेफिनेटली आने वाले समय में हमारा जो परिवार है उनको कहीं ना कहीं बुलाने की चेष्टा भी होगी कि वो आए एक जगह पे, हम लोग सब लोग मिलें और सबसे बातचीत हम लोग फिजिकली कर सकें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कैमरा पे रहे, और बहुत जल्दी 1 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है। सो कोशिश यही रहेगी कि जब वो मिलें, हम लोग सब मिलें, तो योग साधना और ये सब चीज़ों को बढ़ावा कैसे दिया जाए। और क्योंकि कोई भी ज्ञान का बढ़ावा ज्ञान को किताब में लिखने से नहीं होगा, उसको जब तक लोग अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। तो लोग जितना ज़्यादा उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे वो ज्ञान फैलता है, ना कि वो किसी पुस्तक में रखने से नहीं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सब लोग मिलें और सब में ये बांटें, ताकि जो प्रेम, जो शांति जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सभी कर सकें और सभी का इसमें कल्याण हो, ऐसी ही इच्छा है मेरी। चलो, बहुत अच्छा सोच है,
और आगे यूथ के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनो, ऐसी एज अ पेरेंट्स मेरा है और पिताजी का भी यही हमेशा रहता है। और फुल सपोर्ट हम लोग करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ साथ में हमारी जनरेशन को, जो आने वाली यूथ है, उसको एक नई राह मिले। यही विचारधारा के साथ में ये सारे प्रयास जारी है। तो आप लोग का साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। जय माता।